मूवी की शुरुआत में एक नरेशन में बताया जाता है कि दुनिया में कुछ ऐसे लेजेंड्स जन्म लेते हैं जिनका संगीत इतना शक्तिशाली होता है कि वह अतीत और भविष्य की आत्माओं को बुला सकता है। उन्हें दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। हालांकि इस शक्ति से बुराई को भी आकर्षित किया जा सकता है। अब कहानी क्लार्क्सडेल मिसिसिपी में 16 अक्टूबर 1932 से शुरू होती है, जिसमें सैमी अपनी कार से एक चर्च पहुंचता है और लड़खड़ाते हुए चर्च के अंदर जाता है। उसके हाथ में टूटा हुआ गिटार है और उसके चेहरे पर किसी के पंजे के निशान हैं। चर्च में उसके पिता, जो उस चर्च के फादर भी हैं, वह अपने बेटे को गले लगाकर उसे पाप के रास्ते छोड़ने के लिए समझाते हैं और सैमी से उसका संगीत छोड़ने को कहते हैं। लेकिन सैमी अपने गिटार को कसकर पकड़े रहता है। परंतु सैमी के साथ ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए हमें एक दिन पहले की कहानी देखना होगा, जिसमें सैमी रोज की तरह कपास के खेतों में काम करके घर लौटता है और बेड के नीचे अपना गिटार ढूंढता है, लेकिन गिटार वहां नहीं होता। दूसरी ओर सैमी के कजिन्स, जुड़वा भाई स्मोक और स्टैक, शिकागो में रहते हुए कुछ गैंगस्टर्स के पैसे चुराकर क्लार्क्सडेल लौट आते हैं। वे हॉगवुड नाम के एक आदमी से मिलकर उसकी पुरानी सॉमिल खरीद लेते हैं। हालांकि हॉगवुड ब्लैक्स को कुछ खास पसंद नहीं करता है, इसलिए वह उन्हें देखकर बार बार थूक भी रहा होता है। लेकिन वे लोग इस सॉमिल को मॉडिफाई करके अपने ब्लैक समुदाय के लोगों के लिए जूक जॉइंट नाम का एक क्लब बनाना चाहते हैं। सैमी भी अब तैयार होकर चर्च पहुंचता है। वहां उसे उसका गिटार दिखता है, जो उसके पिता अपने साथ ले आए होते हैं, क्योंकि उन्हें सैमी का गिटार प्ले करना उतना पसंद नहीं है। वह सैमी को चर्च का फादर बनाना चाहते हैं। तभी स्मोक और स्टैक वहां सैमी को लेने आ जाते हैं और सैमी अपना गिटार लेकर उनके साथ चला जाता है। रास्ते में वे लोग अपना प्लान बताते हैं और एक जगह रुकते हैं जहां उन्होंने शराब से भरा अपना ट्रक छुपा रखा होता है। वे लोग अपना क्लब आज रात ही स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए बाकी तैयारियों के लिए बढ़कर काम करने का फैसला करते हैं। अब स्मोक उस ट्रक को लेकर शहर आ जाता है और वहीं बैठी एक लड़की को 20 सेंट्स देकर अपने ट्रक की देखरेख करने को कहता है। फिर वह एक शॉप में जाकर अपने पुराने दोस्त बोचाओ से मिलता है और ओपनिंग नाइट के लिए कुछ अरेंजमेंट करने को कहता है। तभी दो लड़के उसके ट्रक से बियर चुराने लगते हैं। स्मोक उनके पैरों पर गोली मार देता है ताकि लोग जान सके कि वे दोनों भाई अब वापस आ चुके हैं। फिर स्मोक बोचाओ को उनके इलाज के लिए पैसे देता है और उसे वह उसकी वाइफ ग्रेस को अपने क्लब के लिए साइन बोर्ड बनाने का ऑर्डर देता है। इसी बीच स्टैक सैमी को लेकर रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा होता है। रास्ते में वह सैमी का म्यूजिक सुनकर काफ़ी इम्प्रेस होता है। फिर वे लोग ट्रेन स्टेशन पहुंचकर एक बुजुर्ग ब्लूज सिंगर स्लिम से मिलते हैं और उसे बियर का लालच देकर ओपनिंग नाइट में सैमी के साथ परफॉर्म करने के लिए मना लेते हैं। वे लोग स्टेशन पर ही थोड़ा परफॉर्म करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और स्टैक सभी को अपनी क्लब ओपनिंग के लिए इनवाइट करता है। वहीं सैमी की मुलाकात एक शादीशुदा औरत पर्लिन से होती है। सैमी उसके साथ फ्लर्ट करते हुए उसे भी जूक जॉइंट की ओपनिंग में इनवाइट करता है। कुछ ही पल बाद स्मोक और स्टैक की बचपन की दोस्त मैरी, जो कि स्टैक की एक्स गर्लफ्रेंड भी है, उनके पास आती है। मैरी स्टैक से नाराज होती है क्योंकि वह बिना रीज़न ही मैरी को छोड़कर चला गया था। साथ ही वह उन दोनों भाइयों से एक दिन पहले उसकी माँ के फ्यूनरल पर न आने से भी नाराज होती है, क्योंकि मैरी की माँ स्मोक और स्टैक के लिए भी माँ जैसी ही थी। इसके बाद स्टैक उन्हें लेकर एक कपास के फार्म में आ जाता है और अपने एक और पुराने दोस्त कॉर्न ब्रैड को अच्छे पैसे देने का वादा करके सिक्योरिटी के लिए हायर करता है। दूसरी ओर स्मोक अपना ट्रक लेकर अपनी अलग रह रही पत्नी एनी के घर जाता है और वहां अपनी बेटी की कब्र पर फूल चढ़ाता है। उनकी बेटी की मौत ही उन दोनों के अलग होने का कारण बनी थी। एनी एक जादू टोना करने वाली औरत है, लेकिन स्मोक को उसका ये सब करना ज़्यादा पसंद नहीं है। तब एनी उससे कहती है कि आज तुम मेरे सामने जिंदा खड़े हो क्योंकि मैं तुम दोनों भाइयों को आज तक अपने जादू से बचाती आई हूँ। लेकिन स्मोक उससे कहता है कि तुम्हारा जादू हमारी बेटी को तो नहीं बचा पाया। तब एनी को भी अपनी बेटी को ना बचा पाने का अफसोस होता है। स्मोक ने आज तक एनी का दिया हुआ ताबीज़ भी पहना हुआ होता है। अब स्मोक और एनी फिर से शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर स्मोक एनी को लेकर क्लब की ओर निकल जाता है। बाकी लोग भी क्लब की ओर निकल जाते हैं। सूरज ढलते ही अजीब तरह से जलता हुआ एक आदमी रेमिक दौड़ता हुआ ब्लैक्स से नफरत करने वाले एक कपल बर्ट और जोन के घर पर पहुंचता है और उनसे कहता है कि उसे कुछ ब्लैक लोग मारना चाह रहे हैं। रेमिक उन्हें इंजन्स देने का ऑफर देकर उन्हें उसे अपने घर में छुपाने के लिए मना लेता है। जल्द ही रेमिक को मारने एक ग्रुप उनके घर आ जाता है। वे जोन को बताते हैं कि रेमिक एक खतरनाक आदमी है, वह जैसा दिखता है वैसा नहीं है। लेकिन जोन उन्हें कहकर भगा देती है
कि रेमिक यहाँ नहीं है। जब जोन वापस अंदर जाती है तो वह रेमिक के मुंह पर खून लगा देखकर जोर से चीखती है और समझ जाती है कि वह एक वैम्पायर है और उसने बर्ट का खून पीकर उसे भी वैम्पायर बना दिया है। वे लोग अब जोन को भी वैम्पायर बना देते हैं। रात होते ही उनके क्लब जूक जॉइंट की ओपनिंग शुरू होती है और काफ़ी सारे ब्लैक्स वहाँ जुटते हैं। एनी और स्मैक कुछ लोगों को कम पैसों में भी सर्विस दे रहे होते हैं, जिसे देखकर स्मोक गुस्सा होता है। तब स्टैक और एनी स्मोक को समझाते हैं कि हमारे लोग दिन भर फील्ड्स में काम करते हैं और वो लोग ज़्यादा अमीर भी नहीं हैं, इसलिए हमें अपना क्लब चलाना है तो ऐसा करना ही होगा। परलीन भी वहाँ आती है। सैमी उसे देखकर काफ़ी खुश होता है। मैरी वाइट है, लेकिन कॉर्नब्रेड जानता है कि उसे परिवार जैसा समझा जाता है, इसलिए उसे अंदर जाने देता है। लेकिन सैमी उसे उसके भाइयों के देखने से पहले बाहर चले जाने को कहता है। तब वह बताती है कि उसके डैड भी हाफ ब्लैक थे। अब सैमी से म्यूजिक प्ले करने कहा जाता है। सैमी एक आत्मीय परफॉर्मेंस देता है जो पूरी भीड़ को मंत्रमुग्ध कर देता है। उसका संगीत इतना शक्तिशाली होता है कि वह आत्माओं को बुला लेता है। अलग अलग समय कालों और संस्कृतियों के काले संगीतकार उस जश्न में शामिल होते हुए दिखाई देते हैं और ऐसा विजन होता है जैसे जूक जॉइंट चल रहा हो, लेकिन वे लोग फिर भी नाचते रहते हैं। उसका म्यूजिक वैम्पायर रेमिक, बर्ट और जोन को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वे लोग क्लब के पास आकर खुद को संगीतकार बताते हैं जो संगीत सुनकर खींच आए हैं और शामिल होना चाहते हैं। वे कहते हैं कि वे क्लब में आकर पैसे भी खर्च करेंगे और तीनों उन्हें म्यूजिक बजाकर भी सुनाते हैं। लेकिन स्मोक उनसे कहता है कि यह क्लब सिर्फ ब्लैक्स के लिए है और वह उन्हें अंदर आने से मना कर देता है। बाद में मैरी स्मोक को मनाती है कि अगर वे लोग पैसे खर्च करेंगे तो उन्हें अंदर आने देना चाहिए और उससे गन लेकर वह बाहर जाकर उनसे मिलती है। लेकिन जब वह रेमिक की लाल आंखें और उसके मुंह से लार टपकते देखती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वह उन्हें गन से डराकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी रेमिक उड़कर उसकी ओर झपटता है। लेकिन मैरी वापस क्लब के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कॉर्नब्रेड स्लिम को अपनी जगह खड़ा रहने कहकर पेशाब करने जाता है, लेकिन बर्ट और जोन कॉर्नब्रेड पर हमला करके उसे भी वैम्पायर बना देते हैं। मैरी भी अब स्मैक को अपने साथ एक कमरे में ले जाकर सेड्यूस करने लगती है। तब हम उसके शरीर पर दांतों के निशान देखते हैं, यानी रेमिक ने उसे भी वैम्पायर बना दिया होता है। थोड़ी देर बाद स्मोक और सैमी आकर देखते हैं कि मैरी स्मैक की गर्दन पर बुरी तरह से काट रही है। स्मोक उस पर गोलियों की बारिश कर देता है, लेकिन मैरी पर उसका कोई असर नहीं होता है। मैरी बच जाती है और हम सबको मार डालेंगे कहकर वहां से भाग जाती है। स्मोक स्टैक को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। स्मैक के मरने पर स्लिम ग्राहकों को पार्टी ओवर कहकर क्लब से बाहर निकलने का आदेश देता है। एनी कहती है कि स्टैक के वैम्पायर बनने से पहले उन्हें उसकी बॉडी को क्लब से बाहर रखना होगा, लेकिन वे लोग उसे क्लोसेट में ही बंद कर देते हैं। बो चाओ और ग्रेस की बेटी घर पर अकेली होती है, इसलिए बो चाओ भी घर जाने के लिए अपनी कार लेने बाहर चला जाता है। अब अंदर सिर्फ स्मोक, सैमी, एनी, स्लिम, परलीन और ग्रेस रह जाते हैं। तब कॉर्नब्रेड वापस आता है और अंदर आने के लिए परमिशन मांगने लगता है। एनी समझ जाती है कि वह भी वैम्पायर बन चुका है, क्योंकि वैम्पायर बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन कॉर्नब्रेड उन्हें अपने आज के काम के पैसे देने कहता है और स्मोक उसे पैसे देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी कॉर्नब्रेड उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन स्मोक उसे चेहरे पर गोली मार देता है। फिर भी वह नहीं मरता, इसलिए वे लोग स्मोक को अंदर खींचकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और समझ जाते हैं कि वह वैम्पायर बन चुका है। तभी वैम्पायर बन चुका स्टैग भी क्लोसेट में जिंदा होकर बाहर आ जाता है, लेकिन तभी एनी उसके चेहरे पर लहसुन का रस छिड़कती है तो वह चिल्लाता हुआ क्लब से बाहर भाग जाता है। अब वे लोग बाहर देखते हैं कि वैम्पायर्स ने बाहर बाकी ग्राहकों को भी अपने जैसा वैम्पायर बना लिया है। एनी उन्हें बताती है कि वैम्पायर्स को सिर्फ गार्लिक, लकड़ी और चांदी से मारा जा सकता है, इसलिए वह उन सबको गार्लिक खाने के लिए कहती है ताकि वैम्पायर्स उनसे दूर रहें। अब बो चाओ ग्रेस को लेने आता है, लेकिन ग्रेस समझ जाती है कि वह भी वैम्पायर बन चुका है। तभी रेमिक भी उन्हें बताता है कि हॉगवुड ने स्मोक और स्टेक के साथ धोखा किया है। उसने अपने भतीजे बर्ट को भेजा था ताकि वह अपने लोगों के साथ मिलकर क्लब ओपनिंग के बाद स्मोक, स्टेक और उनके ग्राहकों को मार डाले। स्टैक इसकी पुष्टि करता है, क्योंकि वैम्पायर बनने के बाद वह भी रेमिक की मेमोरी पढ़ सकता है। रेमिक सैमी को बताता है कि उसका संगीत इतना शक्तिशाली है कि वह लोगों की आत्माओं को बुला सकता है। रेमिक उन्हें वैम्पायर बनने का ऑफर देता है, जिससे वे हमेशा जीवित रह सकते हैं और नस्लीय अत्याचार से बच सकते हैं। वे इनकार करते हैं,
लेकिन जब रेमिक ग्रेस को डराता है कि वे लोग उसकी बेटी लिसा को मार देंगे, तब ग्रेस गुस्से में उन्हें अंदर आकर लड़ने का इनविटेशन दे देती है और सारे वैम्पायर्स अंदर आने लगते हैं। वे सब भी उन पर लकड़ी के हथियारों से हमला करने लगते हैं। ग्रेस भी बो चाओ पर लकड़ी से हमला करती है, लेकिन उन दोनों में आग लग जाती है। तभी स्टेक एनी को काट लेता है और वह स्मोक से कहती है कि वह उसके दिल में लकड़ी से मार दे ताकि वह खुद वैम्पायर न बन सके। स्मोक भी ना चाहते हुए एनी को मार देता है। ये देखकर स्टेक और मैरी में कुछ पल के लिए उनकी मानवता लौट आती है। वे एनी की मौत पर दुख और पछतावा जताते हैं। तभी स्लिम अपने हाथ को काटकर खून बहाता है ताकि वैम्पायरों का ध्यान अपनी ओर खींच सके। वहीं रेमिक पर्लिन को भी सैमी के सामने ही मार देता है। फिर वह सैमी को भी मारने वाला होता है, लेकिन स्मोक उसे बचाता है और उसे बाहर भागने को कहता है। फिर स्मोक और स्टैक के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी रेमिक उड़कर सैमी के पास जाता है और उसके चेहरे पर पंजा मारता है, लेकिन सैमी अपना गिटार उठाकर रेमिक के सिर पर मारता है, जिसमें लगा चांदी का टुकड़ा रेमिक की खोपड़ी में घुस जाता है। तभी स्मोक भी वहां आकर रेमिक के सीने में लकड़ी गड़ा देता है और ठीक उसी वक्त सूरज भी निकल जाता है, जिससे रेमिक और उसके साथ बाकी वैम्पायर्स भी जलकर भस्म हो जाते हैं। स्मोक जानता है कि हॉगवुड अपने आदमियों के साथ उन्हें मारने आने वाला है, इसलिए वह सैमी को जल्दी भाग जाने का आदेश देता है। फिर वह अपने हथियार लेकर वहीं छिप जाता है और उनके आने पर उन सबको गन और ग्रेनेड से बुरी तरह मारता है, लेकिन इसमें उसके पेट में भी एक गोली लग जाती है। अंत में हॉगवुड बचता है। वह स्मोक को अपनी जान के बदले पैसे ऑफर करता है, लेकिन स्मोक उसे गोलियों से छलनी कर देता है और मरते मरते स्मोक को एनी और उनकी बच्ची की आत्मा दिखाई देती है। दूसरी ओर सैमी भी अब चर्च पहुंचता है और हम मूवी के शुरुआत वाला सीन देखते हैं जिसमें उसके पिता उसे संगीत छोड़ने कहते हैं, लेकिन वह संगीत छोड़ने से इनकार करता है और गिटार हाथ में लेकर अपनी गाड़ी से निकल जाता है। इसके 60 साल बाद सैमी को 1992 में एक वृद्ध ब्लूज संगीतकार के रूप में दिखाया जाता है। शो के बाद स्टैक और मैरी उससे मिलने आते हैं, जो वैम्पायर बनने की वजह से आज भी पहले जैसे यंग ही दिख रहे होते हैं। स्टैक बताता है कि स्मोक ने उसे सैमी से दूर रहने की शर्त पर जिंदा छोड़ दिया था। स्टैक को लगता है कि सैमी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए वह उसे वैम्पायर बनने की पेशकश करता है ताकि वह ज्यादा दिन जी सके और संगीत बजाता रहे। लेकिन सैमी कहता है कि उसने दुनिया बहुत देख ली है और जब उसका समय आएगा तो वह जाने के लिए तैयार है। सैमी स्टैक और मैरी के लिए आखिरी बार एक गाना बजाता है और उनके जाने से पहले सैमी कहता है कि आज भी वह उस रात के डरावने सपने देखता है, लेकिन सूरज डूबने से पहले का समय उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। स्टैक सहमति में सिर हिलाता है और कहता है कि वही आखिरी बार था जब उसने भी अपने भाई और सूरज को देखा था, और वह आखिरी बार थी जब वह सच में आजाद महसूस करता था। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।